सभी को नमस्कार। मैं आज क्लास 9th का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जिसका लेसन नंबर है 4 और उसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जिसे हिंदी में भारत में खाद्य सुरक्षा कहते हैं। उसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करूंगा, मेन पॉइंट्स को समझाऊंगा, तो ध्यान समझें सारे बच्चे। तो पहले फूड सिक्योरिटी का मतलब समझाता हूँ। What is food security? It means availability, accessibility and affordability of food to all people at all times। यानी ये 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है। पहले बात करते हैं एसेसिबिलिटी की। इसमें इसका मतलब है कि जब हम खाना लेने जाएं तो ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, यानी दुकान आपके आसपास होनी चाहिए, उसे कहते हैं एसेसिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट अवेलेबिलिटी। इसका मतलब है कि जब हम दुकान पर जाएं और जो खाने की चीज़ मांगें वो आसानी से मिल जाए और किसी भी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी। का मतलब है कि हर एक खाने की चीज़ सस्ती होनी चाहिए, जिससे गरीब आदमी भी ले सके और अपना पेट भर सके। तो फूड सिक्योरिटी लाने की दो सबसे बड़ी वजह थी। पहली, गरीब लोगों को खाना ना मिल पाना था, या यह कह सकते हैं कि वो खाना खरीद नहीं पाते थे, तो कोई भूखा पेट ना सोए, इसलिए फूड सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट था इसका, सेकंड वजह थी जो, अगर देश में कोई नेचुरल डिज़ास्टर यानी प्राकृतिक आपदा जैसे फ्लड, बाढ़, सुनामी या अकाल आ जाए, तब भी लोगों को खाना मिलता रहना चाहिए। जैसे एक बार 1943 में बंगाल में अकाल आया था। सारी फसल खराब हो गई थी और भूख के कारण 30 लाख लोग मरे थे। 30 लाख लोग जो थे, उससे ही प्लस ज़्यादा ही होंगे, 30 लाख तो कम से कम थे, लोग मरे थे खाने की भूख की वजह से। और उस दिन के बाद फूड सिक्योरिटी की वजह से आज तक कोई भी घटना नहीं घटी हमारे देश में जिससे जो लोग भूखे मरे। लेकिन हर साल में किसी 3-4 ज़िलों में नेचुरल डिज़ास्टर होते रहते हैं, जिस कारण फूड सिक्योरिटी एक ज़रूरत बन चुकी है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग फूड इनसिक्योर हैं, यानी किस टाइप के लोगों को खाने के कमी का सामना करना पड़ता है। तो ऑक्यूपेशन वाइज बात करते हैं। रूरल एरिया यानी गांव में जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं और ट्रेडिशनल आर्टिशंस होते हैं, यानी जो मटके वगैरह बनाते हैं और छोटे मोटे काम करते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम आती है गांव में। शहरों में, अर्बन एरियाज़ में बेकारी मज़दूर जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है खाने की। और यह कि कह सकते हैं कि जो लोग कम पैसा कमाते हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, उन्हें खाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर सोशल ग्रुप वाइज बात करें तो SC ST और कुछ OBC सेक्शंस वाले लोगों को भी सेम प्रॉब्लम खाने की आती है। अगर जेंडर वाइज बात करें तो फीमेल्स और बच्चे वो जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उन्हें माल न्यूट्रिशन यानी खाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
अगर रीजन वाइज बात करें तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स यानी जिन राज्यों की आर्थिक हालत बहुत बेकार है या रिमोट एरियाज़ या जहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर्स आते रहते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं खाने में बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट टॉपिक है हंगर। हंगर मीन्स भूख। हंगर को भी दो टाइप में बांटा गया है। पहला है क्रोनिक हंगर और सेकंड है सीजनल हंगर। तो पहले क्रोनिक हंगर की बात करते हैं। क्रोनिक हंगर से गरीब लोगों को सफ़र करना पड़ता है। तो जो लोग पैसा ना होने की वजह से खाना नहीं खरीद पाते और भूखे रहते हैं, ऐसे लोगों को क्रोनिक हंगर कहते हैं। सेकंड बताया था मैंने आपको सीजनल हंगर। सीजनल हंगर में इंसान के पास साल में कुछ 2 या 3 महीने के लिए काम नहीं होता और पैसा भी नहीं होता है, तो उसे हम सीजनल हंगर कहते हैं। सीजनल हंगर मेनली वो लोग सफ़र करते हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, जैसे स्मॉल फार्मर्स, और शहरों में मज़दूरों का भी यही हाल होता है, वो भी सीजनल हंगर के शिकार होते हैं। जैसे कि रेनी सीजन्स में कंस्ट्रक्शन का सारा काम जो होता है वो रुक जाता है और उनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। और एक कारण यह भी कह सकते हैं भूख का कि इंडिया में लोग ज़्यादा हैं और खाना कम था, परंतु ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद यानी हरित क्रांति के बाद इंडिया में इतना खाना हो गया है कि अब क्रॉप्स को हम बाहर की कंट्रीज़ में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन से वीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। 1965 में हम बस 7 मिलियन टन ही प्रोड्यूस करते थे और अब 2010 के आंकड़ों की बात करें तो हम यह 218 मिलियन टन्स तक पहुंच गया। तो फूड सिक्योरिटी के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? इसके दो पार्ट्स होते हैं, बफर स्टॉक और सेकंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे PDS भी कहा जाता है। तो पहले बात करते हैं बफर स्टॉक की। पहले इंग्लिश में बताता हूँ। इट इज़ द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स मेनली wheat and rice produced by the government procured by the government through Food Corporation of India FCI। यानी FCI गोदामों के वीट और राइस को बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखता है। इस स्टॉक को हम बफर स्टॉक कहते हैं। यह इसलिए होता है अगर फ्यूचर में कभी खाने की कमी आई, मेनली नेचुरल डिजास्टर्स से, तो तब इस बफर स्टॉक का यूज़ किया जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, हाउ डस FCI वर्क, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया काम कैसे करती। तो आंसर है, फर्स्ट पॉइंट, FCI परचेसेस wheat and rice from farmers in states where there is surplus production। मतलब FCI मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फार्मर से वीट और राइस खरीदता है और यह उन स्टेट से खरीदता है जहां पर बहुत सारी फसल होती है। सेकंड पॉइंट, फार्मर्स आर पेड ए प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स which is called minimum support price MSP। यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल गवर्नमेंट अनाउंस करती है, वो भी सोइंग सीज़न से पहले, ताकि फार्मर्स को पता चल जाए कि किस फसल में ज़्यादा फ़ायदा होगा और फिर वो वही फसल उगाएंगे। थर्ड पॉइंट, द परचेज्ड
फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रैनीज। FCI अनाज खरीदने के बाद इन्हें गोदामों में स्टोर करता है। फोर्थ पॉइंट, दे डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स टू डेफिक्ट एरियाज एंड पुअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी एट वेरी लो प्राइस विच इज़ कॉल्ड इशू प्राइस। यानी FCI इन अनाजों को उन जगहों पर भेज देता है जहां बहुत कम फसल होती है हुई हो और खाने की कमी पड़ रही होती है, और वहां पर यह अनाज मार्केट प्राइस से सस्ते में बेचा जाता है और जिसे इशू प्राइस कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट, मोस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर इमरजेंसी लाइक फूड शॉर्टेज इन एडवर्स वेदर कंडीशंस। मतलब इनमें से बहुत सारा फूड गवर्नमेंट इमरजेंसी यानी आपातकाल के लिए रख देती है, जो फ्यूचर में कोई नेचुरल प्राकृतिक आपदा के लिए सेव किया जाता है। तो अब बात करते हैं सेकंड सिस्टम की, जिसका नाम था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS। द फूड प्रोड्यूस्ड बाय FCI इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड शॉप्स अमंग पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दिस इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDF। जैसे FCI खाना राशन की दुकानों में बांटता है तो उसे हम PDS सिस्टम कहते हैं। और राशन की दुकान तो हम हर गली मोहल्ले में देख लेते हैं। हमारे पूरे देश में 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं, 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। इन्हें फेयर प्राइस शॉप के नाम से भी जाना जाता है और इन दुकानों पर दाल, चावल, गेहूँ, चीनी, तेल जैसी चीज़ें सस्ते दामों पर मिलती हैं और जिसके पास राशन कार्ड होता है वह इन दुकानों पर जाकर राशन ले सकता है। तो PDS में क्या क्या चेंजेस आए हैं उन्हें बताता हूँ मैं आपको। टिल 1992 PDS वॉज यूनिवर्सल विद नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर। यानी 1992 तक किसी को भी बिना डिस्क्रिमिनेशन पर खाना सेम रेट पर दिया जाता था, यानी चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो उसी रेट पर खाना दिया जाता था। इन 1992 revamped PDS was introduced in 1700 blocks of the country which was remote or backward। पर 1992 में 1992 में के बाद गवर्नमेंट ने 1700 ब्लॉक्स में खाना और भी सस्ता कर दिया, क्योंकि यह एरिया बहुत ही बैकवर्ड थे यानी पिछड़े हुए थे। इन 1997 टारगेटेड PDS was introduced to help the poor in all areas of the country। फिर 1997 में और चेंजेस आए। अब सरकार एरिया की जगह इनकम वाइज कर दिया, जो लोग गरीब थे उन्हें सस्ता सामान मिलता था। इन 2000 2 schemes was introduced। First was अंत्योदय अन्न योजना and second अन्नपूर्णा scheme। अंत्योदय अन्न योजना was introduced to help poorest of the poor and अन्नपूर्णा scheme was introduced to help indigent senior citizens। इनके हिसाब से गरीबों में भी गरीब यानी महागरीब थे, उन्हें ही ज़्यादा सस्ता खाना मिलता था। गरीब बूढ़े लोगों को भी बहुत सस्ता खाना दिया जाता था इन स्कीम्स के हिसाब से। तो PDS में बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए। तो रिज़ल्ट कौन कौन से थे? फर्स्ट है, पीपल कैन नाउ अफोर्ड फूड एंड हैड ईजी एक्सेस टू इट। यानी अब हर कोई खाना अफोर्ड कर सकता था
और उन्हें खाना बहुत ही आसानी से मिल जाता था। सेकंड, लेस डेथ्स, मतलब अब खाने ना मिलने की वजह से बहुत ही कम लोग मरते थे। थर्ड, इनकम ऑफ फार्मर इंक्रीज्ड, इस स्कीम में जो भी गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से फसल खरीदती थी उससे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कैसे कौन कौन से डीमेरिट्स थे उसे पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, स्टिल मैनी पीपल गो टू स्लीप हंग्री डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रैनीज। इंडिया में सारे गोदाम भरे पड़े हैं पर फिर भी इंडिया में बहुत सारे लोग डेली भूखे सोते हैं, ये बहुत ही एक बड़ी डीमेरिट। सेकंड पॉइंट, FCI गो डाउन्स आर ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स विथ सम rotting away and some being eaten by rats। FCI ने सारे गोदामों में अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अनाज भरा हुआ है और स्टोर कर रखा है, जिस कारण वह सड़ जाता है या उन्हें चूहे खा जाते हैं। और ऐसे ही हर साल बहुत सारा खाना या अनाज खराब हो जाता है। थर्ड पॉइंट, इन जुलाई 2012 FCI had 82 million tons of grains in buffer stock whereas 33 million tons was required। यानी जुलाई 2012 में बात करें तो असली में इंडिया को 33 मिलियन टन बफर स्टॉक चाहिए था पर FCI के पास 82 मिलियन टन बफर स्टॉक था। फोर्थ पॉइंट, स्टोरेज ऑफ हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक कॉजेस हाई कैरिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। यानी इतना ज़्यादा बफर स्टॉक के लिए पैसे लगते हैं लाने ले जाने में और मेंटेनेंस करने में का भी खर्चा अलग होता है। फिफ्थ पॉइंट, मोर फार्मर्स आर नाउ प्रोड्यूसिंग राइस एंड व्हीट ड्यू टू एनहेंस्ड मिनिमम सेलिंग प्राइस। यानी MSP ज़्यादा होने के कारण फार्मर्स अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ गेहूं और चावल ही उगाते हैं, जिससे बाकी क्रॉप्स की कमी हो रही है प्रोडक्शन में और फिर उनकी कमी पड़ती है। सिक्स्थ पॉइंट, इंटेंसिव यूज़ ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस राइस हैज़ लेड टू फॉल इन वाटर लेवल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। यानी व्हीट और राइस को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा पानी लगता है और उस कारण अंडरग्राउंड वाटर टेबल ख़त्म होती जा रही है। अगला टॉपिक है रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी। तो एग्जांपल से लेते हैं। फर्स्ट, 94% ऑफ फेयर प्राइस शॉप इन तमिलनाडु आर ओन्ड बाय cooperatives which have performed very well। यानी तमिलनाडु में 94% फेयर प्राइस कोऑपरेटिव चलाते हैं। सेकंड पॉइंट, इन दिल्ली मदर डेयरी प्रोवाइड्स मिल्क एंड वेजिटेबल एट वेरी लो प्राइसेस विच आर कंट्रोल्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। यानी मदर डेयरी बहुत ही लो प्राइस पर दिल्ली में दूध और सब्जियां प्रोवाइड कराता है और यह प्राइस दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। थर्ड पॉइंट, अमूल बॉट वाइट रेवोल्यूशन इन द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एट चीप रेट्स। अमूल ने गुजरात से शुरू करके पूरी कंट्री में दूध सप्लाई करना शुरू कर दिया और इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन लेकर आया। फोर्थ पॉइंट, अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस हैज़ facilitated NGOs for setting up grain banks in different region of महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने NGOs को ग्रेन बैंक सेटअप करने दिए और ट्रेनिंग भी दी कि वो अपने रीजन में
कैसे अच्छे फूड गेन इंश्योर कर सकते हैं। और फिर यही काम इन्हें पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे एनजीओज़ को के साथ किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा जो चैप्टर मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हैं वो समझ में आया होगा, और आपको इसके बाद ये सुनने के बाद जो भी चैप्टर है आपका, इस लेसन नंबर 4 जो है वो आपको एनसीईआरटी बुक में से रीडिंग करना है। और रीडिंग करने के बाद आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया उसे आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसे ज़रूर बताऊंगा। जब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।